नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 20 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,95,000 को हुआ पार। जी हां, आपको बता दें 3,95,812 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो लगभग 13,000 के करीब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,721 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 3827 मामले सामने आए तो 1,24,000 के आंकड़े पार कर गए। तमिलनाडु में कल 2115 कन्फर्म केसेज आए तो 54,000 के आंकड़े पार कर गए। दिल्ली में 3137 मामले सामने आए जबकि 53,000 के आंकड़े पार कर गए। गुजरात में 540 मामले सामने आए हैं तो वहीं 26,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में 809 मामले सामने आए तो 16,500 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में 299 मामले सामने आए तो 14,000 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में 355 मामले सामने आए तो 13,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 156 मामले सामने आए हैं तो 11,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 525 मामले सामने आए तो 9700 के आंकड़े पार कर गए। कर्नाटका में 337 मामले सामने आए तो 8200 के आंकड़े पार कर गए। आंध्र प्रदेश में 465 मामले सामने आए तो लगभग 8,000 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में 250 मामले सामने आए हैं तो 7200 के आंकड़े हो गए। तेलंगाना में कल 499 मामले, जम्मू कश्मीर में 125 मामले, असम में 102 मामले, ओडिशा में 165 मामले, पंजाब में 117 मामले, केरला में कल 118 मामले, उत्तराखंड में 74 मामले, छत्तीसगढ़ में 72 मामले, झारखंड में कल 42 मामले आए। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल गए रहे हैं कन्फर्म केसेस की बात करें तो 82 लाख के आंकड़े पार कर गए। मृतकों की संख्या 4,45,000 को पार कर गई है। आतंकी कनेक्शन मामले में आरोपी जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को शुक्रवार को जमानत मिल गई। दविंदर सिंह के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, जिसके कारण दिल्ली की अदालत से सिंह को जमानत मिल गई। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने दविंदर सिंह की न्यायिक हिरासत 16 जून तक बढ़ा दी थी। कुलगाम जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर दविंदर सिंह को 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। ऑफिसर और आतंकी को उस वक्त पकड़ा गया जब ये तीनों एक साथ एक कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। देश के 8 राज्यों में 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद वोटों के गिनने की प्रक्रिया जारी है। कुछ राज्यों में परिणाम भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में 3 सीटें जीतने के संकेत थे, लेकिन बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई हैं। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और यहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। महज 1 सीट पर ही बीजेपी को हाथ धोना पड़ा है। हिंदुस्तान चीन के दरमियान जारी इस कश्मकश के बीच असद ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कई सियासी पार्टियों को न्योता न मिलने की वजह से असद ओवैसी ने उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से पीएम मोदी द्वारा विपक्षी पार्टियों को इग्नोर किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। इसी को लेकर पीएम मोदी को खत लिखा है। इसके अलावा मीटिंग में न बुलाए जाने पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम मुल्क और हमारी सिक्योरिटीज़ फोर्सेस के साथ खड़े हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद और हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को लेकर देश भर में जमकर गुस्सा है। इस संकट में प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बाद अपनी बात शुरू की। सोनिया गांधी ने कहा है कि कई चीज़ें अभी भी अंधेरे में हैं। सूत्रों के अनुसार सोनिया ने केंद्र सरकार से पूछा कि चीन की सेना ने किस तारीख को लद्दाख में अतिक्रमण किया, क्या वो 5 मई को हुआ था या पहले। उन्होंने कहा है कि 5 मई को लद्दाख समेत कई जगह चीनी घुसपैठ की जानकारी सामने आई। उसके बाद तुरंत ही सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर सवाल उठाते सोनिया ने कहा है कि क्या सरकार को बॉर्डर की सैटेलाइट से तस्वीरें नहीं मिलती हैं? क्या खुफिया एजेंसियों ने बॉर्डर पर हो रहे हलचल की जानकारी नहीं दी थी? क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सरकार को एलएसी के पास उसकी सीमा में या भारतीय सीमा की तरफ से चीन द्वारा सेना को जुटाने की जानकारी नहीं दी गई थी? क्या खुफिया विभाग की असफलता नहीं है? मोदी सरकार इसको स्पष्ट करे। लद्दाख में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को पूरा भारत याद कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अब कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लद्दाख में जान गंवाने वाले 19 अन्य सैनिकों के परिवारों को भी तेलंगाना सरकार 10-10 लाख रुपए की सम्मान राशि देगी। एक तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलगता जा रहा है, वहीं एक और बड़ा संकट देश में खड़ा हो गया है। आयुक्त फैक्ट्रियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र की ओर से 41 आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के दायरे में लाने के प्रस्ताव को पास किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारी नाराज हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब जब सरकार कर्मचारियों की मांगें नहीं मान रही है
तो उन्होंने देशव्यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल को लेकर की गई गेट मीटिंग और मतदान में 98% कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार करने पर सहमति जताई। जुलाई के दूसरे सप्ताह से प्रस्तावित इस हड़ताल के दौरान कर्मचारी काम नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रथ यात्रा पर गुरुवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस समय फैसला लिया गया। हालांकि अब कोर्ट के फैसले को लेकर एक संशोधन याचिका दाखिल की गई। ये याचिका आफ्ताब हुसैन की ओर से दाखिल की गई। आफ्ताब ने अपनी याचिका में दलील दी है कि पूरे शहर को बंद करके विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। पूरी शहर में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा ना रुके, इसके लिए एक मुस्लिम की ओर से दायर याचिका किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर आफ्ताब की जमकर तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में इस कदम का विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव आरण क्षेत्र में 9 सरपंचों ने मोदी को पत्र लिखकर खनन नीलामी की गहरी चिंता जाहिर की है और कहा था कि जहां समुदाय पूर्णतः जंगल पर जो आश्रित है, जिसके विनाश से यहाँ के लोगों का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ग्राम प्रधानों ने कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खनन की इजाज़त देकर आदिवासियों और वन में रहने वाले समुदाय की आजीविका, जीवन शैली और संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए करीब 1.25 लाख की आवास की कमी है। इतना ही नहीं, अधिकांश बॉर्डर आउटपोस्ट यानी BOP पर बिजली कनेक्शन तक नहीं पहुंच सका है। मौजूदा समय में सभी बलों के पास 1,66,100 आवास हैं, जबकि इनकी स्वीकृति संख्या 2,73,000 है। अभी 25,000 से अधिक आवास निर्माणाधीन अवस्था में। दूसरी ओर BOP और बिजली कनेक्शन न होने के कारण जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।